हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 45। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 45वां वीडियो है और इससे पहले 44 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, या अभिक्रिया मध्यवर्ती। और अभिक्रिया मध्यवर्ती में मैंने आपको पहले प्रकार का अभिक्रिया मध्यवर्ती सिखा दिया था, जिसे आपने कहा था मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो आज हमें दूसरे प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती या रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करना है और इसे हम कहते हैं कार्बोधनायन या फिर कार्बोनियम आयन। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके नंबर 2 डाल के इस हेडिंग को लिख लो। हिंदी में भी दोनों नाम लिख लो और इंग्लिश में भी दोनों नाम लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे आपने हेडिंग लिखी है कार्बोधनायन या फिर कार्बोनियम आयन, इंग्लिश में इसे कहते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है। अभी ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं इन्हें पढ़ने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज मैं आपको समझाता हूं उसे समझो। मान लो मेरे पास एक ऐसी स्पीसीज है कि उसमें कार्बन है और कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं इस तरीके से, और एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है किसी दूसरे परमाणु जेड से। और इस बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि ये कोवलेंट बॉन्ड है। और यदि मैं आपको कहूं कि कार्बन और ये दूसरा जो परमाणु जेड है, इन दोनों में जेड की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की ज्यादा है, तो इसमें होगा विषम विदलन। क्या होगा? विषम विदलन। और विदलन इस तरीके से होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि जेड की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन जेड ले जाएगा अपने साथ। और विषम विदलन होने से हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज आएगी जिसमें कार्बन के पास 3 तो होंगे बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड है, किसी के साथ है अटैच, ये भी अटैच है, ये भी अटैच। और जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जेड अपने साथ ले गया तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा धन आवेश, कार्बन परमाणु पर धन आवेश, और यहां साथ में बनेगा हमारे पास जेड नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे ना आप? तो यदि मैं आपको कहूं कि विषम विदलन हुआ है और विषम विदलन होने से हमें ऐसा कार्बन मध्यवर्ती मिला है या रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला है जिसमें कार्बन परमाणु पर 3 बॉन्ड पेयर हैं। देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप कहोगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप कहते हो बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर। इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक है इसके ऊपर धनावेश। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। विषम विदलन से बनने वाला ऐसा कार्बन मध्यवर्ती जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक धनावेश हो, तो इसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन। देखो यही लिखा हुआ है, विषम विदलन से बनने वाला ऐसा कार्बन मध्यवर्ती। देखो विषम विदलन से बना है कार्बन वाला स्पीसीज बना है जिस पर 3 बॉन्ड पेयर, ये बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर इसमें होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस बॉन्ड में होगा, एक इसमें एक इसमें, 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, और एक धनावेश होता है। धनावेश क्यों आया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जेड के पास चले गए। जेड के पास क्यों गए? क्योंकि जेड की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, इसलिए धनावेश होता है, कार्बोधनायन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है कार्बोकैटायन। अब हम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखते हैं विशेषताएं।
किसकी विशेषताएं? कार्बोधनायन की, ठीक है, कार्बोकैटायन की। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं को आप इंग्लिश में कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखो पहली विशेषता बताता हूं। पहली विशेषता क्या होगी, ध्यान से समझो। आपको पता है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे। ये जो धनावेशित कार्बन परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 2 4, 2 6, 3 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 3 इसने बॉन्ड भी तो बना रखे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव माने धनावेशित कार्बन परमाणु पर या परमाणु की बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा को आप कह सकते हो संयोजी कोष। बाहरी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो विशेषता ये है, जितने भी कार्बोधनायन होते हैं उन कार्बोधनायन में जो कार्बन होता है धनावेशित कार्बन, उस परमाणु की बाहरी कक्षा में यानी संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है संयोजी कोष को पूरा भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, पर कार्बोकैटायन में पॉजिटिव कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। दूसरी विशेषता, इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, भाई इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं, होने चाहिए थे 8, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ये जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, वे बहुत क्रियाशील होते हैं, बहुत क्रियाशील, यानी उनकी क्रियाशीलता तो होती है अधिक। आप ऐसा भी कह सकते हो कम स्थायी। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम स्थायी तो होता ही है, ये तो बात पक्की है। जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो स्थायी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वे चाहते हैं कि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक है। तीसरी बात सिखाता हूं, तीसरी विशेषता, ध्यान से समझना। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है और इसके ऊपर मैंने कोई ऐसा स्पीसीज लगा दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, जैसे यहां अटैच कर दिया, यहां कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप हो, तो ऐसा ग्रुप इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखवाता हूं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में, मान लो कोई कार्बोकैटायन है और उस कार्बोकैटायन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में क्या होता है? क्रियाशीलता तो बढ़ जाती है। भाई क्रियाशीलता और स्थायित्व दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्रियाशीलता तो बढ़ जाती है और स्थायित्व घट जाता है। भाई जो कम स्थायी होगा वही तो अधिक क्रियाशील होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, मान लो मैं आपको यूं कहूं कि मेरे पास ये एक CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन है और इसके साथ अटैच कर दिया हमने NO2 ग्रुप। मान लो इधर NO2 ग्रुप अटैच है, ये बॉन्ड है एक सिंगल, मैंने बड़ा बनाया है, इसमें समझानी है कुछ बात, इसलिए ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है NO2 समूह। अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। मैं आपको कह रहा हूं कि CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यदि कार्बन परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इस कार्बन परमाणु ने 3 बॉन्ड पेयर अपने पास रखे हों, देखो इस कार्बन का एक तो बॉन्ड पेयर ये है, ये 2 हाइड्रोजन हैं, एक ऊपर जुड़ा होगा एक नीचे, तो एक बॉन्ड पेयर यहां हुआ, यानी एक बॉन्ड यहां हुआ, एक बॉन्ड यहां हुआ और एक बॉन्ड ये है। तो इस कार्बन परमाणु के पास 3 तो बॉन्ड हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर है और पॉजिटिव चार्ज भी है। इधर हमने
हमें पता चल गया कि कार्बोकैटायन की शर्त क्या होती है। कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन की शर्त ये होती है कि कार्बन परमाणु के पास 3 तो बॉन्ड होने चाहिए और एक होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास 3 बॉन्ड है ना, एक तो ये रहा और 2 बॉन्ड ये रहे, हाइड्रोजन एक ऊपर जुड़ेगा एक नीचे, और पॉजिटिव चार्ज भी है। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज को आप कह सकते हो कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। अब हमने इसमें एक ऐसा ग्रुप अटैच किया है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा ये ग्रुप, और जब अपनी तरफ को खींच के रखेगा तो इसका मतलब ये है कि अपनी तरफ को खींचने से यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ये बात बहुत कम बच्चों के समझ में आती है, ध्यान से समझो। यदि मैंने यहां इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच कर दिया तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा, और यदि वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो इधर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, धन आवेश बढ़ेगा। और इस कार्बोकैटायन का जो दुख है ना, जो इसकी पीड़ा है, जो इसका दर्द है, वो ये धनावेश ही है। किसी भी स्पीसीज के ऊपर जो आवेश होता है ना, किसी भी स्पीसीज के ऊपर, वो उसका दुख दर्द ही होता है, बस यूं समझ लो। और यदि दुख दर्द समस्या बढ़ गई है तो फिर तो क्रियाशीलता बढ़ी जाएगी। आपके एग्जाम जितने नजदीक आएंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। और जब आपको पता चलेगा अभी तो 6 महीने हैं एग्जाम में या 7 महीने हैं, तो आपकी क्रियाशीलता तो कम रहेगी। आपकी क्रियाशीलता कब ज्यादा होगी, जब अगले दिन पेपर होगा, बिल्कुल सिर पे रखे होंगे एग्जाम, तो आप बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाओगे, आलस्य अपने आप दूर भाग जाएगा आपके अंदर से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, या किसी भी स्पीसीज के ऊपर कैसा भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसका दुख दर्द समस्या परेशानी होती है। और इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ने क्या काम करा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए बॉन्ड के। जब इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, कुछ तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था ही, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इसने पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा दिया, इसके दुख दर्द और भी ज्यादा बढ़ा दिए। और ज्यादा दुख दर्द इसके बढ़ेंगे तो इसकी क्रियाशीलता तो बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में। इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं। मान लो हमारे पास ये CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, और यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच कर दिया COOH ग्रुप। यह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, कुछ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से वो परेशान था, और इलेक्ट्रॉन इधर को खींच लिए तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा दिया इस ग्रुप ने। और जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता उतनी बढ़ेगी। और जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना, वो कम स्थायी होता है। जो ज्यादा क्रियाशील है वो तो चैन से बैठ ही नहीं सकता। स्थायित्व का मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब चैन से बैठना। और जो ज्यादा क्रियाशील है वो चैन से कहां बैठ जाएगा, बैठ ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बधनायन होता है या कार्बोनियम आयन होता है, उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप यदि अटैच हो तो वो कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देता है, धनावेश को बढ़ा देता है। और धनावेश को बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं आपको इसके बारे में, और लक्षण बताता हूं। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब देखते हैं बेटे अगला पॉइंट नंबर 4। यदि इलेक्ट्रॉन दानी समूह उपस्थित हो किसी कार्बोकैटायन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन दानी कह दो या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी कह सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्रियाशीलता तो बेटे घटेगी। कैसे घटेगी देखो, अभी समझाऊंगा। वह स्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी अभी समझाऊंगा ये बात। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे पास CH2 पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन है, और मैंने इलेक्ट्रॉन दानी समूह एल्काइल ग्रुप,
ये R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, यहां लिख देता हूं। R का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप है। वैसे आपको पता है एल्काइल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से दूर भगाने का। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर को सरकेंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर को सरकेगा, और नेगेटिव चार्ज इधर को सरक रहा तो पॉजिटिव चार्ज को तो घटाएगा वो। भाई इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और आपने क्या काम करा, इस एल्काइल ग्रुप ने, चाहे ये CH3 है या C2H5 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इधर को धकेल दिए, और यदि इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर को जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज उतना घटेगा। और आपको पता है इस स्पीसीज की समस्या क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कार्बोकैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटायन की परेशानी, दुख, दर्द, समस्या उतनी ज्यादा होंगी, और वो फिर उतना ही ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, या यूं कह दो कि उतना ही कम स्थायी हो जाएगा। तो इसने तो भाई जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है उसने तो हेल्प करी, इसकी हेल्प करी ना, इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाया, और पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो क्रियाशीलता घटेगी और स्थायित्व बढ़ेगा। तो स्थायित्व हमने बढ़ाता हुआ दिखाया और क्रियाशीलता घटती हुई दिखाई है। यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पांचवी विशेषता, ये विलायक योजित, ये विलायक योजित अवस्था में रह सकते हैं। ये विलायक योजित अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, कौन रह सकते हैं? कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। विलायक योजित का मतलब यदि विलायक के अणु इनके साथ योजित होंगे, जुड़े हुए होंगे। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे यौगिक देखे होंगे जिसमें जल के अणु अटैच होते हैं क्रिस्टलीय फॉर्म में, तो विलायक योजित का मतलब ये भी है। और विलायक योजित का मतलब विलायक के अंदर घुले मिले हुए रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलायक पता ही है आपको, योजित माने क्या होता है? जुड़ना। और विलायक योजित को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्वेटेड। क्या कहते हैं? सॉल्वेटेड। अब यदि मैं आपको यूं कहूं कि हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है और उसे कहीं से नाभिक स्नेही अभिकर्मक मिल गया, तो वो क्या करेगा? नाभिक स्नेही को संकेत में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। अब नाभिक स्नेही क्या होता है वो तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, इससे अगले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो समझ लो छोटी सी बात। नाभिक स्नेही उसे कहते हैं जिसे नाभिक से लगाव हो। और नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है ना, परमाणु नाभिक के ऊपर। तो धनावेश से लगाव उसे होगा जो या तो ऋणावेशित हो, और या फिर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो। इलेक्ट्रॉनों की यदि अधिकता है, कमी नहीं अधिकता, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसी के पास ही तो ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की यदि किसी के पास अधिकता है तो उसे आप नाभिक स्नेही कह सकते हो। कुल मिला के कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसे नाभिक से लगाव हो, यानी धनावेश से जिसे लगाव हो, उसे कहते हैं नाभिक स्नेही। तो यदि हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया कर लेगा। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिख देता हूं, चलो यहां। अभिकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं रिएजेंट। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है कार्बोकैटायन, और क्रिया करके क्या करता है? क्या फायदा होगा इसे? क्रिया करके ये क्या करेगा? अपने अष्टक को पूर्ण कर लेगा। अपने अष्टक, भाई बाहरी कक्षा में कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, और होने चाहिए कितने? 8 होने चाहिए। जब बॉन्ड बना लिए तो 8 होने चाहिए। अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। ये ऐसा कर सकते हैं कौन? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन माने कार्बोधनायन। जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बोकैटायन है एक, ये पॉजिटिव चार्ज यदि लगा दिया, यहां कुछ भी जुड़ा हुआ है, यहां भी कुछ जुड़ा हुआ है, यहां भी कुछ, इससे मतलब नहीं है। कार्बोकैटायन से मतलब सिर्फ इतना है
कि कार्बन जो धनावेशित है उसके पास 3 बॉन्ड होने चाहिए, 3 तो बॉन्ड पेयर होने चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बोकैटायन है और इसने एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर लिया OH नेगेटिव। देखो नेगेटिव चार्ज है तो नाभिक स्नेही तो होगा ही, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों ये कनेक्ट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, ये OH होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा वो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा बस, और फिर बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। समझ में आ रही ना बात। तो अब बताओ, अभी तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अपना अष्टक पूरा कर लिया या नहीं कर लिया, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है बेटे, अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा इसके वर्गीकरण के बारे में। ये तो होगी विशेषताएं, एक हेडिंग लिखते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि आपको पता चल चुका है कि कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। कार्बोकैटायन की पहचान यही है बस, विषम विदलन से बनेगा और धनावेशित कार्बन परमाणु पर 3 तो होंगे बॉन्ड पेयर और एक होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होता है कार्बोकैटायन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोकैटायन कब बनता है या कैसे बनता है, तो आप कहोगे कार्बोकैटायन बनता है विषम विदलन से, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। ठीक है, और कार्बोकैटायन की पहचान क्या होती है कि कार्बन परमाणु के पास 3 तो बॉन्ड होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पता चल गया। फिर हमने पढ़ी कार्बन जो कार्बोकैटायन है उसकी विशेषताएं पढ़ी, और ये कितनी विशेषताएं बताई मैंने आपको, 6 विशेषताएं बता दी। ठीक है, अब हम वर्गीकरण की बात करेंगे। तो वर्गीकरण में आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा। कार्बोकैटायन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो कार्बोकैटायन ऐसा होगा, देखो कार्बन इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक कार्बोकैटायन ऐसा होता है, देखो मैं अभी बताऊंगा, ऊपर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप और इधर हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बोकैटायन है। एक कार्बोकैटायन ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, इधर भी एल्काइल ग्रुप, जहां मैं R लिखता हूं, R का मतलब आपको पता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में कार्बन तो होगा ही, पक्की बात है। तो यदि इस धनावेशित कार्बन परमाणु को देखते हो तो एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन परमाणु से अटैच है, तो इसे आप कहोगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। समझ रहे हैं ना, प्राइमरी कार्बोकैटायन, या प्राइमरी कार्बोकैटायन ना कह के आप 1 डिग्री भी कह सकते हो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने यहाँ, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर बात, प्राथमिक कार्बोधनायन यूं भी कह सकते हो। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं आपको, यदि आपको कहीं, यदि यहां मैं R के जगह H लिख देता हूं ना, H, ये CH3 पॉजिटिव, तो इसे भी आप प्राइमरी कार्बोकैटायन ही कहते हो, CH3 पॉजिटिव को। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि धन आवेशित कार्बन परमाणु एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे भी प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है ना। मैंने आपको सिखा रखा है, प्राइमरी कार्बन उसे कहते हैं जो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच हो। और यदि अकेला कार्बन है, यहां भी H बना दूं जैसे यहां बना रखे, तो उसे भी आप प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही कहोगे। इसे देख लो जरा आप, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, पॉजिटिव वाला कार्बन एक तो यहाँ होगा, एल्काइल ग्रुप माने कार्बन तो होगा ही, एक यहाँ 2 से अटैच है, तो इसे आप कहोगे सेकेंडरी, या तो सेकेंडरी कहो या 2 डिग्री कहो कार्बोकैटायन। अब इसे देख लो जरा, ये धनावेशित वाला कार्बन परमाणु डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, यानी 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे आप कहोगे टर्सरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और भी बताई आपको कि यदि C, H, H और H ये कार्बन है वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे भी आप प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही कहोगे, जो ये है। ठीक है, तो कुल मिला के कार्बोकैटायन होते हैं 3 प्रकार के, मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
जल्दी से पॉज करके लिख लो आप पहले, फिर अगली बात बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की संरचना की। संरचना को इंग्लिश में आप कह सकते हो स्ट्रक्चर। लिखना चाहो तो लिख लेना, स्ट्रक्चर कहते हैं संरचना को इंग्लिश में। आपको पता है कि कार्बन परमाणु है, उसके पास 3 तो होंगे बॉन्ड पेयर, ये बना दिया 3 बॉन्ड पेयर। और कार्बन के पास, थोड़ा सा रफ काम करता हूं, कार्बन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। 2 तो पहली कक्षा में और 4 होते हैं बाहरी कक्षा में। 1s2, 2s2 और 2p2 ऐसे। पर आपको पता है कि इसमें क्या होगा, क्या इसके पास बाहरी कक्षा में, देखो इसकी बाहरी कक्षा यही तो है, दूसरी कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 कक्षक होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। ठीक है। अब आपको इस बात का पता है कि जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाता है, इस जगह आ जाता है। पर हुआ क्या, वो जो कार्बन था इस तरह का, और ये था किसी दूसरे परमाणु Z से जुड़ा हुआ, इस बॉन्ड में एक तो था कार्बन का परमाणु का बॉन्ड, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था एक, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका था। बॉन्ड इस तरह टूट गया, तो इसका मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया? Z, जो नेगेटिव चार्ज लिया जिसने, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो यदि मैं यहां आपको पॉजिटिव चार्ज लगा दूं ना इसके ऊपर, तो आपको ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? यदि पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन 6 तोड़ा ही है, अब तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2s1 कह दो, या जो भी कुछ कहते हो आप। मान लो मैं आपको कहूं कि आप इसे यहां 1 कर दो इलेक्ट्रॉन, या यहां 2 रहने दो और यहां 1 कर दो। समझ में आ रही बात? मतलब कुल मिला के बात यह है कि उसका p उपकोष का एक कक्षक खाली रहेगा। उसने अब 3 बॉन्ड बनाने हैं ना, देखो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, मैं यहां दिखा देता हूं, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड तो इसने 3 बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब उसके पास 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वो 3 बॉन्ड तभी तो बना रहा है, और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब उसका एक p कक्षक, ये वाला p कक्षक उसका खाली पड़ा हुआ है। उस p कक्षक को आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे खाली p कक्षक है, रिक्त p कक्षक। ठीक है, समझ में आई ना बात? मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि ये जो है ये रिक्त p कक्षक है, ये रिक्त p कक्षक है, खाली p कक्षक। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, हमें क्या पता चला? हमें यूं पता चला कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ये C पॉजिटिव है, मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए इस कार्बन ने, धनावेशित कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो आप कहोगे कि सर एक तो ये सिंगल बॉन्ड, एक ये, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाए 3। मैं पूछूं लोन पेयर बताओ कितने हैं इसके पास, तो आप कहोगे 0। भाई कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फालतू तो नहीं पड़ा हुआ इसके पास, 0 है। तो अब मैं कहूं कक्षक बताओ कितने हुए जो संकरण की क्रिया में भाग लेंगे, तो आप कहोगे सर कक्षक हुए 3 और 0 3, और 3 कक्षक हैं, तो संकरण कौन सा होगा इसका? 3 कक्षक हैं जो संकरण की क्रिया में भाग ले रहे, तो एक तो S का होगा और 2 P के होंगे। देखो अभी मैंने बनाया था, S में 1 इलेक्ट्रॉन था और P के 3 में से 2 में इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से। ठीक है, तो एक S का और 2 P के, जब ही तो संकरण sp2 हुआ। और जब संकरण sp2 हुआ तो मुझे ये बताओ आकृति कैसी होगी? आकृति कह दो या संरचना कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, ज्योमेट्री कह दो, ज्यामिति कह दो, एक ही बात है, इन सारी बातों का एक ही मतलब है। आकृति होगी sp2 संकरण में कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेनर। तो त्रिकोणीय समतल संरचना होती है इसकी कार्बोकैटायन की। और यदि कोई पूछता है बॉन्ड एंगल, बंद कोण बॉन्ड एंगल, तो आपको पता है 120 डिग्री का होगा।
ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, संरचना की, आकृति की। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहां स्थायित्व की। एक हेडिंग लिखते हैं, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। स्थायित्व के बारे में ध्यान से समझना है आपको। स्टेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में स्थायित्व। जो चीज जितनी ज्यादा स्थायी होगी वो उतनी कम क्रियाशील होगी, ध्यान रखना। तो स्थायित्व या स्टेबिलिटी की बात कर रहे। यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई इस तरह का कार्बोकैटायन है, इस तरह का, देखो ये बनाया मैंने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दिया CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन। और यदि मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये होता है एलाइल कार्बोकैटायन। तो इनका स्थायित्व तो लगभग बराबर ही होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू का निशान लगा दिया। अब मैं कहूं कि मेरे पास है टर्सरी कार्बोकैटायन R3C पॉजिटिव, टर्सरी कार्बोकैटायन, ये सिंगल बॉन्ड हटा दो, R3C लिख दो। इससे कम स्थायी होता है R2CH पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इससे कम स्थायी होता है RCH2 पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी में भी सबसे कम स्टेबल होता है CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीक्वेंस याद रखना है। कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल और एलाइल वाला, ये मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताए थे, ध्यान रखना। मैंने कार्बोकैटायन जैसे ही स्ट्रक्चर बनाए थे फ्री रेडिकल के, इससे पहला वीडियो किस चीज का था, फ्री रेडिकल का था। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन और एलाइल कार्बोकैटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे कम स्टेबल है टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर क्यों क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों है? ऐसे इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। चलो पहले एक बात समझ लो आप, एक बात बता देता हूं आपको। यहाँ ये जो स्थायित्व होता है ना, स्टेबिलिटी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आधी बात तो यहां से लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगी। स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, उनमें से एक बात है अनुनाद। स्टेबिलिटी अनुनाद पर निर्भर करती है, कॉमा लगाता हूं। अति संयुग्मन पर भी निर्भर करती है, अति संयुग्मन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अनुनाद को क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस। तो यहां अनुनाद होता है इसमें, ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है इसमें अनुनाद होता है, इसलिए स्टेबल है ये बेंजाइल कार्बोकैटायन। और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव है, जिसे हम कह सकते हैं CH पॉजिटिव, CH2 आएगा, कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2, CH2, ठीक है, क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव। इसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए स्टेबल है। कुछ बच्चे कहते हैं रेजोनेंस होता है इसमें। जब मैं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का एक्सप्लेन करूंगा तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये दोनों स्टेबल हैं। पर स्थायित्व केवल इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। स्थायित्व जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात कर रहे हैं हम, प्लस आई इफेक्ट पर भी निर्भर करता है, प्लस आई इफेक्ट पर, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर प्लस आई इफेक्ट क्या है? इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। इसी यूनिट में डिस्कस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है एक तरह का, मैं समझाऊंगा इसे। अभी तो मैं थोड़ा सा इसे बहुत रफली बताऊंगा जब इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। या फिर मैं कह सकता हूं प्लस एम इफेक्ट पर भी निर्भर करता है, ठीक है। देखो ये चार चीजें बता दी मैंने आपको। मतलब हम किसके स्थायित्व की बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन के, जिसके ऊपर धनावेश हो, कार्बन के ऊपर धनावेश हो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अनुनाद होने पर बढ़ जाती है, अति संयुग्मन होने पर बढ़ जाती है, जैसा कि इन दो केस में हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि आपके पास चाहे तो कोई फ्री रेडिकल हो
और चाहे तो कोई कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बो एनायन हो। तीनों की स्टेबिलिटी इस चीज पर डिपेंड करती है। फ्री रेडिकल भी यही ज्यादा स्थायी होंगे, और कार्बोकैटायन अब हम पढ़ रहे हैं ये भी ये दोनों ज्यादा स्थायी हैं। और कार्बो एनायन पढ़ेंगे जब हम, कार्ब एनायन, ठीक है, जहां नेगेटिव चार्ज बताऊंगा वे भी यही दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। पर इसके बाद आता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। समझाऊं कैसे? इस तरह, क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उसके ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। देखो ये पॉजिटिव वाला कार्बन है और इसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे 3 मिथाइल है या 3 इथाइल है। तो मुझे बताओ, एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है ना? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले ग्रुप हैं। जब ये एल्काइल ग्रुप इधर को इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, ये भी, यानी इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे इस कार्बन की तरफ को, इसका मतलब ऋणावेश इधर को जा रहा। और जब ऋणावेश इधर को जाएगा तो इसके धनावेश को घटाएगा या नहीं घटाएगा? इसके दुख दर्दों को घटाएगा या नहीं घटाएगा? इसके धनावेश को जितना ज्यादा हम घटा देंगे ये उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल जब होती है जब उसके दुख दर्द समस्या परेशानी खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो इसलिए यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो इसके धनावेश को घटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। देखो 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक हमने हटा दिया, एक के जगह हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन एटम। तो बताओ, यहाँ तो 2 हैं इसके दुखों को कम करने वाले, यहाँ 3 है या 2 है या 1 है या 1 भी नहीं है। तो जहां दुखों को कम करने वाले, दुख का मतलब है इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले जितने ज्यादा हैं, सपोर्टर जितने ज्यादा हैं, उतना ही ये स्टेबल हो जाएगा और कम क्रियाशील हो जाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम क्रियाशील। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। कार्बो धनायन या कार्बोकैटायन कह दो या कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, और डेफिनेशन बता दी, उसकी विशेषताएं बता दी, और विशेषताओं के साथ साथ उसकी संरचना भी बता दी, और संरचना के साथ साथ स्थायित्व भी बता दिया। इनके बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल भी, यहीं तक क्वेश्चन आ सकता है बस। पर इन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो जो चीज हम डिस्कस करेंगे उनकी सबकी जरूरत पड़ेगी हमें 12th क्लास में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। हमेशा इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।